कहाँ तक बढ़ा था? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने ये ये मैंने एक बनाया था किसका एक टेबल। ठीक है। कॉलेज ये जो आपका रैबिट ऑप्शन होता है उसके अंदर इसका क्या वो आता है, रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं? पेपर रिस्पॉन्स है, इनोवेशन ऑफ आपको लॉन्गिट्यूड होती है, रेडियस वैल्यू होती है, और आर्टिकल बुक फॉर्मेशन है। वो कौन से हाईली रिस्पॉन्सिव जीन्स हैं? वो कौन कौन से? ERF1 है, ACS है, स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन फॉर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट स्ट्रेस टॉलरेंस। अच्छा, स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या आता है? रेगुलेट बायोलॉजिकल एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। और इसके अलावा ग्रोथ के अंदर इसका रोल है, सेंसेस के अंदर है। हार्मोनल क्रॉस टॉक। अब हार्मोनल क्रॉस टॉक क्या होती है? व्हाट इज हार्मोनल क्रॉस टॉक? क्रॉस टॉक किसे कहते हैं? व्हाट इज अ क्रॉस टॉक? दो बंदों हम, जिस तरह हम, मैं और तमीर अभी आपस में बातें कर रहे हैं, दिस इज नोन एज क्रॉस टॉक। ठीक है। अब हार्मोन, डिफरेंट हार्मोन्स की भी आपस में बातें करते हैं, तो इसके बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं कि थाइलीन जब प्रोड्यूस होती है तो कौन सा ऐसा और हार्मोन है जो कि कम हो जाता है या उनका लेवल भी हाई हो जाता है। क्या ये दोनों इकट्ठे ही रेगुलेट होते हैं? दिस इज नोन एज हार्मोनल क्रॉस टॉक। एक दूसरा का के साथ इनका रिलेशनशिप क्या है। ठीक है। तो दिस इज आजकल, क्योंकि कहा है जब हम पौधों को देखते हैं तो पौधों के ऊपर अगर हम एक स्ट्रेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, दिस देर इज नॉट पॉसिबल कि हम सिर्फ उसी के बारे में ही बात करें। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि देर आर मल्टीपल पाथवेज। हम एक पाथवे तो कंट्रोल कर लें, लेकिन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अदर पाथवेज भी डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है। तो अदर पाथवेज को भी हमने साथ साथ स्टडी करना है। इसको कहते हैं हार्मोनल ट्रांसमिशन ऑक्सिन जिबरेलिन जिस्मोनिक एसिड एंड APA। ठीक है। आगे है ये जो डिफरेंट म्यूटेंट्स। म्यूटेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर म्यूटेंट? जिसके अंदर म्यूटेशन आ जाए, बल्कि एक जीन के अंदर भी म्यूटेशन आ जाए, उस म्यूटेशन की वजह से उस पूरे प्लांट के अंदर चेंज आ जाती है, और म्यूटेंट सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी चेंज आ सकती है। ठीक है। और उससे पूरे का पूरा जो पौधा है, ये यहाँ पर हमने बताया कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सारे के सारे जो हार्मोनल ये जो इथाइलिन है उसकी वजह से ये हमने कल पढ़ लिया था कि क्या क्या चेंजेस आती है। अब ये है कि जो मैंने कहा था कि यहाँ पर ना, ये वाला ये वाला जो पार्ट है ना कि पौधे के ऊपर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसको कोई स्ट्रेस आ रहा है, जिस वजह से वो बेंड कर देता है। ये इथाइलिन है, और इस इथाइलिन को एक्सपेरिमेंटली एविडेंसेस के थ्रू उन्होंने ये प्रूव किया है कि व्हाट हैपन टू द प्लांट व्हेन देयर इज अ हार्मोनल इथाइलिन आर्टिफिशियली दे आर फ्राइड। आर्टिफिशियली उसके लिए एक एथिफॉन साल्ट होता है, उसको पानी में अब इथाइलिन नॉर्मली ये इसका फार्मूला क्या होता है? C2H4। अब वो भी केमिकल रिएक्शन जिसके थ्रू हम C2H4 आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। एक साल्ट होता है, उसको पानी में डिजॉल्व करते हैं तो इथाइलिन बननी शुरू हो जाती है। ठीक है। जिस तरह आम केमिकल रिएक्शन से हम दूसरे केमिकल बनाते हैं, एग्जैक्टली सेम तरीके से हम अ, एक डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू इथाइलिन बनाते हैं, जिसका कैल्शियम कार्बाइड उससे भी बनाते हैं। लेकिन कैल्शियम कैल्शियम कार्बाइड से जो बनता है ना इथाइलिन, उसके साथ कुछ और कंपाउंड भी बनते हैं, और वो वो कैंसरस कंपाउंड होते हैं। ठीक है। हमने एक ऐसा मेथड डेवलप कर किया है, वो दुनिया ने अभी, ये जिस तरह वो आजकल साशे आते हैं, वो गरीब वालों ने बनाए हुए हैं, जिसके या क्या करते हैं कि वो मैंगो के दौरान उसके अंदर रख देते हैं ताकि वो राइपनिंग भी होती रहती है उसकी। ठीक है। लेकिन उससे
नुकसान नहीं होता। इट मीन पूरी दुनिया के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर ही काम होता है। वो आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि हमने एक ऐसा क्वेश्चन कि जिससे थायरीन प्रोड्यूस हो और दे विल नॉट हार्म द ह्यूमन हेल्थ। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत अच्छा वो होता था, कैल्शियम कार्बाइड यूज करते थे और उसके हेल्थ नुकसानात बड़े थे। ठीक है। अब ये देखो ना, अब ये जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है ना, ये वाला इसमें क्या हुआ है कि उन्होंने एक पौधे को a single dark brown Arabidopsis photograph after 30 minutes। क्या है? हर 30 मिनट्स के बाद ये जो तस्वीरें ली गई है ना उसको, पर उसके पहली वो जो ऊपर वाली तस्वीर है ना बिल्कुल ऊपर, वो पौधे की एक्चुअली हर पौधे की, उसी पौधे की हर 30 मिनट बाद तस्वीर ली गई है। इट मींस दैट कैसे पौधा जो है हुक लाइक स्ट्रक्चर में आ गया और कितने मिनट के बाद आ गया। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आफ्टर आफ्टर 30 मिनट्स, ओवर 7 आवर्स मिथाइलिन जब स्प्रे की गई तो 7 घंटे के अंदर अंदर जो प्लांट की हाइट थी वो वहां से लेकर यहां तक आ गई। ठीक है। और फोटोग्राफ कब लिया गया? आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है कि इथाइलिन करती क्या है, इथाइलिन करती क्या है। ठीक है। ये कहानी हमने पढ़ ली थी कि कैसे जब इथाइलिन आती है तो वो ईटीआर 1 को जाकर इनएक्टिवेट कर देती है। ये ईटीआर 1 एक्चुअली एक्टिव होता है, इसको इनएक्टिवेट कर देती है। जब ये ईटीआर 1 इनएक्टिवेट होता है तो सीटीआर 1 एक्टिवेट हो जाता है। ये या तो EIN1 को इनएक्टिवेट कर देता है। जब ये EIN1 ने इसको एक्टिवेट किया होगा, इसने इसको मिलके कुछ काम कर रहे थे, जब जब ये इनहिबिट हो गया तो ये भी काम बंद हो गया। अब ERF एक्टिवेट हो गया। अब क्या हो गया? ERF अब सारा काम इथाइलिन रिस्पांस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने करना है, जिसकी वजह से वो जीन्स एक्सप्रेस होंगे जिन्होंने क्या करना है, ये जीन्स क्या होंगे, कौन कौन सी टारगेट जीन्स है सुनील? जो अमाइलेज जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, प्रोटीएज प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, पैक्टिनेज जो पैक्टन को डिग्रेड करेंगे, ये सारे जीन्स तब एक्सप्रेस होंगे फिर ETR1 इनएक्टिवेट होगी। ETR1 इनएक्टिवेट कब होगी? जब इथाइलिन जाकर इसके साथ, ये पूरा सिग्नलिंग पाथवे है। अब हमें समझ आ गई कि इथाइलिन बनती कैसे है, इथाइलिन बनने के बाद काम कैसे करती है। ठीक है। अच्छा, जब ये, क्योंकि CTR1 इसको इनएक्टिवेट कर देती है, इसने दोनों ने कॉम्प्लेक्स बनाया होता है। ठीक है। अब ये एक्टिवेट हो गई। अब ERF जो है एग्जैक्टली ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ज़ाहिर है इस अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज टू एक्टिवेट द ERF। ERF क्या है? इथाइलिन रिस्पांस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इथाइलिन रिस्पांस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। एक्चुअली तो ट्रांसक्रिप्शन, मैंने कहा ना कि हर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हर दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे एक्टिवेट होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से। अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह ARF भी होते हैं, ऑक्सीजन रिस्पॉन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, GRF होते हैं। देर आर ऑल जो है ना इसके, फिर आगे APA रिस्पॉन्स एलिमेंट्स भी होते हैं, APA ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी होते हैं वो। ठीक हो गया? समझ आ गया आप लोगों को? दिस इज ऑल द इथाइलिन सिग्नलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर अब हम इसकी प्रैक्टिकल साइड की तरफ जाएंगे, ये तो हो गया ना बेसिक्स, इथाइलिन बनती कैसे है और उसके बाद, अच्छा अगर अब हम इसको प्रैक्टिकली क्या करें कि अब क्या, व्हाट दे विल एक्चुअली डू व्हेन द इथाइलिन इज प्रोवाइड इन, अगर हम इसको इफेक्ट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और इथाइलिन ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ डार्क ग्राउंड अरेबिडोप्सिस सीडलिंग। ठीक है। अब ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट क्या है? व्हाट इज अ सिल्वर नाइट्रेट? सिल्वर AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या है? Ag। ठीक है। अब ये क्या करती है कि
सिल्वर नाइट्रेट ना ये इथाइलिन स्कैवेंजर है। नहीं लगी समझ? अब इथाइलिन स्कैवेंजर क्या होगा? जो इथाइलिन को जाकर पकड़ ले, उसको काम ना करने दे, उसे हम क्या कहेंगे? इथाइलिन को। अच्छा अब ये देखें, इन ऑल प्लांट फीडिंग वर ग्रोन in darks for 4 days under the indicating a concentration of 100 microliter per liter ethylene and 100 microliter silver nitrate were used. Data presented that the mean hypochlorite difference between air and ethylene, the response were analyzed. अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर क्या किया, एक पौधे को सिर्फ इथाइलिन दी। क्या दी? एक पौधे को सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट दी, एक पौधे को इथाइलिन प्लस सिल्वर नाइट्रेट दी, एक पौधे को कुछ नहीं दिया। अब ये देखिए, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जिस ये पोल, ये नॉर्मल प्लांट है, ये एक म्यूटेंट है। ये क्या है? म्यूटेंट किसे कहेंगे? म्यूटेशन। अगर ETR1 जीन के अंदर म्यूटेशन आई हो तो क्या होगा? वो एक्टिवेट नहीं होगा। जब वो एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या होगा? वो काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो CTR जीन के क्या बनेगा? जी बताइए क्या होगा? मैंने कहा है कि जो ये है ना ETR, इसका काम क्या है कि ये CTR को रोकता है। अगर यही नहीं बन रहा और ये ऑलवेज एक्सप्रेस होता रहेगा, अब ये ऑलवेज CTR एक्टिवेट रहेगा तो क्या होगा? ड्राइविंग क्यों नहीं होगी? ड्राइविंग होती रहेगी। कॉन्स्टिट्यूट, इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रिपल रिस्पॉन्स। CDR का मतलब है कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रिपल रिस्पॉन्स। कि अगर ये जीन इसके अंदर म्यूटेशन आ जाए तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, जब ये काम नहीं करेगा तो CTR विल रिमेन एक्टिव ऑल द टाइम। और ये क्या होगा? अगर ये एक्टिव है, अब ये देखिए ना, अगर ये ऑलवेज एक्टिव रहेगा तो ERF ऑल द टाइम बढ़ता रहेगा। ऑल द टाइम ETR, ये जो ERF एक्टिव रहेगा तो क्या होगा? राइपनिंग रिलेटेड या वो थायरिंग का रिस्पॉन्स आता रहेगा। समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा अब है, अब यहां पर उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया। इससे पहले हम एक्सपेरिमेंट को पूरे को पढ़ते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट किया। टी टेस्ट के साथ सिग्निफिकेंट hypothetical growth of ethylene receptor loss of function ETR1 mutant seeding were examined. Wild type seeding were included as a control. अब यहां पर देखिए ये कंट्रोल है, ये म्यूटेशन है। अब यहां पर देखिए कि ये कंट्रोल की ग्रोथ अच्छी है, अभी तक कोई इनको स्ट्रेस नहीं दिया गया, लेकिन ETR1 म्यूटेंट की ग्रोथ जो है एज कंपेयर टू कंट्रोल कम है। वजह क्या है? ऑल द टाइम थायरीन का रिस्पॉन्स, हालांकि थायरीन प्रोड्यूस नहीं हो रही, थायरीन यहां पर प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन ETR1 जो जिसने थायरीन है इसको जाकर क्या करना होता है? रीअरेंज करना होता है, इसको इनएक्टिवेट करना होता है ETR1 को। ये ऑलरेडी इनएक्टिवेट है। एवरीथिंग इज क्लियर कि ETR1 ऑलरेडी इनएक्टिवेट है, क्योंकि इसको इथाइलिन इनएक्टिवेट करती है। लेकिन इस म्यूटेशन की वजह से होए या ना हो, यहां पर अब इथाइलिन प्रोड्यूस हो या ना हो, ठीक है, इसके ऊपर कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर वो इथाइलिन रिस्पॉन्स जैसा रिस्पॉन्स आया हुआ है, क्योंकि ETR1 इज इनएक्टिवेट, रिसेसिव हुआ है। ETR1 क्या हुआ है? रिसेसिव हुआ है। अब क्या होता है कि CTR ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज राइपनिंग, जस्ट इथाइलिन रिस्पॉन्स आता रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन। अच्छा फिर हमने क्या किया? पॉजिटिव का मतलब है AgNO3, इसमें भी नहीं, दोनों इसमें ना ही AgNO3 है ना ही इसके अंदर इथाइलिन है। ये देखे ना, यहाँ पर ना ही AgNO3 है, ये नॉर्मल दोनों के अंदर, लेकिन ये म्यूटेंट है और ये
वाइल्ड टाइप है, नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ पर इथाइलिन दी गई, जब इथाइलिन दी गई तो ये जहाँ पहले कम था, ये और कम हो गया, लेकिन जहाँ है ये भी कम होगा, तो इसके ऊपर भी इथाइलिन दी गई है, तो इसके अंदर भी इथाइलिन रिस्पॉन्स आ गया, क्योंकि दोनों को इथाइलिन दी गई है और दोनों के ऊपर इथाइलिन रिस्पॉन्स एक्स्ट्रा आएगा। अब यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट दी गई है, ठीक है। जब सिल्वर नाइट्रेट दी गई तो दोनों की ग्रोथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इट मीन सिल्वर नाइट्रेट इनहांस द ग्रोथ, ठीक है। आज डोंट इनहांस ना भी करे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर रहे, डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट और उन दोनों को दिया गया, अब इसको कंपैरिजन करें बिटवीन, अब यहाँ पर इसको छोड़ दें हम इस लाइन को, अब आप देखें कि यहां पर इथाइलिन दी गई तो प्लांट की ग्रोथ कम होगी। अब यहां पे इथाइलिन दी गई है, देखिए प्लांट की ग्रोथ, सिल्वर ने इथाइलिन के साथ कुछ ऐसा किया कि वो एक्सप्रेस नहीं हो सका, वो उस तरह भी इथाइलिन की वजह से वो नेगेटिव इफेक्ट। हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट जो है दे कैन बी यूज्ड to enhance the shelf life of the plant. Silver nitrate can be used to enhance the, because they are not going to disturb the effect of ethylene और on growth, जो भी इसके ऊपर ग्रोथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहां पर हमारा ये कंक्लूजन हो गया। इट मींस अब लोग फिर क्या करते हैं कि कट फ्लावर है ना, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी हो ना, पानी के अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं। कट फ्लावर आपने आप फ्लोरिकल्चरिस्ट हैं, आपने कट फ्लावर के तौर पर यूज करना है, पानी के अंदर क्या डाल दें, सिल्वर नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो कट फ्लावर की जो लाइफ है बढ़ जाएगी, उनको इथाइलिन जो है वहां प्रोड्यूस। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के थ्रू नहीं, तब वो जहर बन जाएगा। मैंने कहा कि हमने जहर नहीं बनाना, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन वो होती है कि मिनिमम इनपुट्स मैक्सिमम आउटपुट, और ये रिसर्च के थ्रू होता है, इसके थ्रू, रिसर्च के थ्रू हम ये काम करते हैं। समझ आ गई आपको? म्यूटेशन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि आप एक्सरेज के थ्रू भी म्यूटेशन आ जाती है, गैमा रेडिएशन के थ्रू भी म्यूटेशन आ जाती है, कुछ केमिकल्स हैं उनकी से भी हमें जो कैंसर हो जाता है अक्सर वो म्यूटेशन ही होती है। कैंसर क्या होता है, वो किसी जीन्स के अंदर म्यूटेशन आएगी जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूटिवली वो जीन एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो गिलर या अनकंट्रोल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। म्यूटेशन केमिकल्स की के कुछ ऐसे, इथाइल मिथाइल सल्फेट एक केमिकल है ईएमएस, उसके साथ सेल्स को साथ अगर हम करें तो तभी वो म्यूटेशन काज कर देता है। हम इसलिए ज्यादा एक्सरेज नहीं कराने चाहिए, ज्यादा ये जो जहाँ शुआएं होती हैं वहां हमें एक्सपोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हिरोशिमा नागासाकी में यही हुआ था कि वहां पर अभी तक शुआएं और वो चीजें जिसकी वजह से डीएनए को डैमेज हुआ, म्यूटेशन हुई, उसके अभी तक लोग ऐसे पैदा हो रहे हैं जो कि उनके अंदर डिफेक्ट्स है, ठीक है। चांदी में जब इन्होंने वो एटम बॉम्ब किया था, वो भी शुआएं की वहां से भी, ठीक है, उससे भी इफेक्ट हुआ है। इसीलिए उन्होंने जेर जमीन किया था ताकि वो सारी की सारी वो जो शुआएं हैं उस जमीन के अंदर ही रहे। समझ आ गई आप लोगों को? तो इस तरह करके ये वो कहानी है कि वी शुड नो कि हाउ टू यूज दिस टेक्नोलॉजी इन अ सस्टेनेबल वे, कि दे विल नॉट अफेक्ट द उसको सारे को सारा ना, ठीक है। ये तो कहानी हमने पढ़ ली है कि मिथ्योनिन से एसिटिनोसाइल मिथ्योनिन बनता है और उससे एसीसी बनता है, वो ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब ये है 1959 में गैस क्रोमेटोग्राफी वाज यूज्ड टू मेजर इथाइलिन लेवल। अब आपको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू मेजर द इथाइलिन गैस, इथाइलिन गैस को मेजर कैसे करना है, ये एक अनदर क्वेश्चन है,
ठीक है, उसके लिए आप ये एक गैस क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, पहले पहले हम उसको करते हैं, क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ गैसेस। ठीक है, उसमें से हर मिक्सचर को, जो हमारे पास क्रोम बन रहा होता है, जिस तरह हम लाइट है ना, लाइट को प्रिज्म में से डालते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स के अंदर वो स्पेक्ट्रा बन जाता है ना। इसी तरह ही इसके अंदर भी हम गैस क्रोमेटोग्राफी, हम गैसेस को डिफरेंट उसकी बेस ऑफ साइज, उसका चार्ज, डिफरेंट तरीके से उसको अलहदा करके फिर हमें पता चल जाता है कि अब हमें पता है कि फर्क C2H4 के ऊपर ये चार्ज है, क्या ये उसकी वेवलेंथ है, या ये इसकी, उसके मुताबिक हम उसको मेजर कर लेते हैं। इट मीन ये टेक्निक है जो कि, अच्छा हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर द न्यू वेक्टर वाज अ मिलियन